मरफ़े इल्तिमास लेके चलते हैं अपने एक सदूर ऐसी की शख्सियत के हुज़ूर कि जिसकी वजह से आज हम सब मुजतमा हुए हैं। और न जाने ऐसी कितनी बज़्में आरास्ता की हैं ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा ने कि जिससे हम अहले सुख़ान अहले अदब एक दूसरे से मुतारिफ़ हुए हैं और सबको अपनी तख़लीक़ात पेश करने का मौका मिला है। मुझे याद है कोरोना वायरस के ज़माने के जो 3 साल थे, वो 3 साल लगातार ज़ेबी अप्पी ने इतनी नशिस्तें की हैं और सारी रात मुझसे निज़ामतें कराई हैं। आप समझिए इतनी निज़ामतें कराई हैं कि मैं बता नहीं सकता, शायद उसी ने मुझे नाज़िम बना दिया है कि उन प्रोग्राम्स की वजह से। और अब तो मैं बहुत गायब हो गया हूँ, काफ़ी ज़माने बाद जी आज मैं इस प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ क्योंकि मेरी मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा हो गई हैं अदबी और जो हमारी मसरूफ़ियात हैं इल्मी। और उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं इस्लामी के एतबार से भी मेरी कुछ मसरूफ़ियात होती हैं। उसकी वजह से अब ज़ेबी अप्पी के मैं हाथ नहीं लगता हूँ, नाराज़ भी होती हैं अप्पी मुझसे कि अब तुम आते नहीं हो प्रोग्राम में। अफशा ज़रा खामोश हो लेकिन मैं जाना अफशा। शुक्रगुज़ार हूँ अप्पी आपका कि आपने वाक़ई इस तरह के जो प्रोग्राम आप मुनक़िद करती हैं ना, इससे बड़े इल्मी लोगों से और बहुत ही अहम लोगों से हम एक दूसरे से मुतारिफ़ भी होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल ये प्लेटफ़ॉर्म देती हैं, उनको तारुफ़ का मौका भी मिलता है और उनकी तख़लीक़ात भी दूसरे लोगों तक पहुँचती हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे नौजवान लिखने वाले जो जिनको आपने प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे दिया और उसके बाद वो बहुत सारे ऐसे अहम तरीन बड़े हमारे जो अकाबिरीन हैं, जो हमारे अहम तरीन नाक़िदीन हैं और तख़लीक़कार हैं और शोरा हैं, उनसे मुतारिफ़ हुए और उनको उसका फ़ायदा पहुँचा। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि वो यही कोरोना वायरस के ज़माने में मुतारिफ़ हुए और कई तलीब इल्मों की हमारे बुज़ुर्गों ने नौकरियाँ तक लगवाई हैं, मेरे इल्म में है। तो ये सब सारी चीज़ें ज़ेबी अप्पी आपको इसका क्रेडिट जाता है और यकीनन ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो सका। और आप इस तरह से इस उम्र में बहुत ही हौसले से काम लेती हैं, इतना मसरूफ़ रहने के बावजूद इतने काम आप लिखती हैं, इस्लामियात के हवाले से भी, अदब के हवाले से भी, नस्र भी, नज़्म भी। कोई मैदान शायद ऐसा नहीं है जिसमें अप्पी ने किस्मत आज़माई ना की हो। और जहाँ किस्मत आज़माती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आसमान पर एक चाँद और कभी मालूम हो रहा है कि वो सूरज की तरह से चमकती हुई नज़र आती हैं। बहुत सितारा तो कहीं वो बनती हुई नज़र ही नहीं आती, कभी चाँद है तो कभी सूरज है। अदब की हर सतह पर जहाँ भी आप इनको पाएँगे, चाहे वो नस्र हो, चाहे वो नज़्म हो। बहरहाल मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है और मेरे लफ्ज़ साथ छोड़ देते हैं उस वक़्त कि जब मैं इनका तारुफ़ कराता हूँ। बहुत आप शुक्रिया। दर्जनों किताबें, हज़ार सफ़हात की किताबें, यानी आप सोचिए कि पढ़ नहीं सकते उतना लिखा हुआ जितना इन्होंने लिख दिया है, एक-एक सिन्फ़ के बारे में। कितनी असनाफ़ है जिन पर लिखा है और फिर इनकी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा होता है कराची जैसे शहर में एक सड़क है जो उनसे मौसूम की गई है। तो ये भी बड़ी बात है किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा उसे एज़ाज़ मिले उसकी हुकूमत की तरफ से। तो अप्पी की बहुत सारी खूबियाँ हैं, मैं कहाँ तक बयान करूँ, बस उन्हीं के एक शेर के साथ मोहब्बत का जहाँ में गर मोहब्बत ही सिला होता। मोहब्बत का हमें अगर मोहब्बत की सिलता ना आँखों से एक सर्द का आंसू गिरा होता। ज़ेबी साहिबा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक हसन शफ़ीक साहब हुसैन शफ़ीक साहब शफ़क़ साहब। काफ़ी दिनों बाद अब वाकई ये हाथ आते हैं हमारे, और हमने बहुत प्रोग्राम किए एक ज़माने में, और तहकीक और तनकीद के हवाले से तो हमारे बहुत प्रोग्राम रहे, जिसमें डॉक्टर कमाल अख्तर साहब का भी बड़ा किरदार रहा। तो ये सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा, ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, लोग शामिल होते रहेंगे और होते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह। और मैं भी 2 शेर पढ़ के और फिर एक छोटी सा नसर और फिर एक नज़्म पढ़ती हूँ। तोड़ते हैं दिलों को ये अहबाब गर, तोड़ते हैं दिलों को ये अहबाब गर, वाह! दरगुज़र कीजिए, दरगुज़र कीजिए। वाह! वाह, तोड़ते वाह! हैं दिलों को ये अहबाब बहुत गर, खूब। दरगुज़र कीजिए, दरगुज़र कीजिए। सबकी औकात पर हैं निगाहें अगर, अपनी औकात पर भी नज़र कीजिए। तो बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी वाह! में, वाह, 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 वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। सबकी औकात पर है, सबकी औकात पर हैं निगाहें अगर, अपनी औकात पर भी नज़र कीजिए। तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन हौसला ही बहुत बड़ी चीज़ है, उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा पढ़ रही, मैं एक कॉलम लिखती थी अखबार में, ये तो खैर बहुत पुराना है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, दस्तक दीवाने की। कई उन्वान से लिखती रही हूँ, ज़ेबी की डायरी में अखबार ख़वातीन में लिखती थी, दस्तक दीवाने की मैं कॉलम लिखती रही, मशरिक़ में भी कॉलम लिखती रही।
तो उस कॉलम के हवाले से एक छोटा सा दो चार कुछ पढ़ती हूँ। इसका उन्वान है, और मेरी चूँकि जॉब प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर थी, तो वहाँ प्रेस ब्रांच में ये काम था कि आपके पास सुबह 40-50 अखबार जो शाया होते हैं सिंध में पूरे, वो सुबह ही सुबह आ जाते हैं, और मेरी ज़िम्मेदारी ये थी उन 40 अखबारों को पढूं, और पढ़ने के बाद उनके उसमें से निशानदही करना, और 40 अखबारों को पढ़कर और फिर सारे मिनिस्टर्स को वो पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजना कि आज अखबारात में किस किस डिपार्टमेंट की क्या क्या ख़बरें लगी हैं और उनके लिए हमें क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। तो ये बड़ा सख्त मुश्किल मरहला था। मैंने फिर ये एक कॉलम उस वक्त लिखा था, 6 मार्च 1997 को अमन में शाया हुआ था। तो अखबारात और ब्लड प्रेशर। तो मिर्ज़ा, क्या बात। अमूमन अखबारात में संजीदा कॉलम लिखने का रवाज है, लेकिन फिर भी कुछ शौक़ मिजाज कॉलम निगार अपनी फितरत मिज़ाह के सबब कभी कभार मिज़ाहिया कॉलम लिखने में भी कामयाब हो जाते हैं, जिन्हें कारी यकीनन खुशदिली और दिलचस्पी से पढ़ते हैं। इन्हीं कॉलम नवीसों में अतउल हक कासमी, अब्दुल कादिर हसन, मुस्तफा ताहर और बहुत से लोग शामिल हैं। और कभी कभी यही मिज़ाह बुशरा रहमान और नसीमा बिनते सिराज की कॉलम में भी नज़र आता है। सच तो ये है कि हमने बहुत कोशिश की कि मिज़ाह को अपनी तहरीरों का खासा बनाएं, लेकिन जब कलम कागज़ संभाला तो मालूम हुआ कि किसी संजीदा या तकलीफ़ दे बात को मिज़ाह के अंदाज़ में कहना कितना मुश्किल है। आफरीन है अनवर मकसूद जैसे मुसन्निफ़ों पर। चूँकि कॉलम अमूमन रोज़मर्रा के वाक़यात और ख़बरों से ही मुतासिर होकर तख्लीक़ किया जाता है, इसलिए अखबारात की ख़बरों में मिज़ाह तलाश करना ज़रा मुश्किल ही होता है। अगर मिज़ाह होता है तो हमारे अखबारात के सियासी बयानों में ज़रूर होता है, जिन्हें पढ़कर कारी कुछ देर के लिए मुस्करा लेता है, लेकिन यही मुस्कराहट उस वक्त लबों से गायब हो जाती है जब इन बयानात की गहराइयों का अंदाज़ा अखबारात के अदारती सफ़े से महसूस होता है। हमारी तो दुआ यह है कि अल्लाह ताला अखबार पढ़ने वालों को नागहानी अमवात से महफूज रखे, और फिर जो लोग एक से ज़्यादा अखबारात मजबूरी या शौक़ की वजह से पढ़ने पर मजबूर होते हैं, उन्हें हमारा मशवरा है कि वो गाहे बगाहे माहिर अमराज क़ल्ब के डॉक्टर से अपना चेकअप ज़रूर कराते रहें। भाई सच तो ये है कि हमारे मुशाहिदे में ऐसे कई अफराद आए हैं जो अपनी ड्यूटी की ज़िम्मेदारियों के सबब एक से ज़्यादा अखबारात पढ़ने पर मजबूर होते हैं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो इनमें से 90% ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, बल्कि कुछ ख़वातीन की खूबसूरती वक्त से पहले लग जाने वाली ऐनक की वजह से ख़त्म हो गई, और इन ख़वातीन के शरीक सफ़र अपनी बेगम की आँखों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने में मसरूफ़ है। इसलिए मेरा मशवरा ख़वातीन को ये है कि अगर वो अपनी आँखों, बाल और अपने रंगो रूप को ज़्यादा अरसे तक बरकरार रखना चाहती हैं तो अखबार पढ़ने और ख़बरें सुनने से गुरेज़ करें। मेरा ये कॉलम अखबार की सर्कुलेशन पर असरअंदाज तो हो सकता है, लेकिन हमारे आयरीन इतने भी अब नादान नहीं कि दीवाने की दस्तक पर कान धरें। मेरे कॉलम का नाम था दीवाने की दस्तक। दीवाने की दस्तक पर कान धरें। यहाँ तो हर शख्स अपनी ज़ात में मुकम्मल फ़र्ज़ाना है। अब फ़र्ज़ाना से कुछ और मतलब ना लीजिएगा कि मैंने ये लफ्ज़ मर्द और औरत दोनों के लिए क्यों इस्तेमाल किया। गो के वजाहत की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन गलत फहमी से बचने के लिए बताती चलूँ कि फ़र्ज़ाना तो साहिब अक़ल, बाशऊर, ज़ी फ़हम और अक्लमंद आदमी को कहा जाता है, जिसके लिए मर्द और औरत की कोई तख़सीस नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस फजूल सी बहस में उलझ गई। बस यही तो एक खामी है ज़्यादा सोचने वालों की भटकते भटकते बहकने लगते हैं। यहाँ भटकने और बहकने दोनों लफ्ज़ फिर अलग अलग मफ़हूम के आ गए, और मुमकिन है ये लफ्ज़ एक खातून के इस्तेमाल करने पर संसर की जद में भी आ जाए। लेकिन अब मैं फिर इन लफ्ज़ों की तौजीह व तशरीह की जानिब माइल नहीं होती, असल अर्ज़ मुद्दा को खो बैठूँगी। इसीलिए अब समझने और समझाने का काम मैं अपने कारी पर छोड़ देती हूँ। हाँ, तो बात शुरू हुई थी अखबारात पढ़ने से। अब देखिए ना मैं अखबार पढ़ती, ना ही इस मुश्किल में गिरफ़्तार होती कि कुछ लिखूं, और संजीदा नहीं आज कुछ मिज़ाह लिखूं, लेकिन इतनी सतरें लिखने के बावजूद ख़ुद मेरे लबों पर भी मुस्कुराहट नहीं खेली, तो भला कारी कैसे महसूस हो सकेगा।
شاید اس کی وجہ ان خبروں اور بیانات کی تلخیاں ہیں جو اب تک میرے سامنے بکھری ہوئی ہیں۔ اخبار میں بے شمار افراد کی اموات کی خبریں، پولیس مقابلہ، ٹریفک حادثات، قتل، اغوا، خوفناک تصادم، خواتین کی بے حرمتی، پولیس کی تحویل میں ہلاکتیں، چوری، ڈکیتیاں، کچی آبادی میں آتشگی کے واقعات، کاروں کے چھیننے کے واقعات نظروں کے سامنے نمایاں ہیں۔ یہ صرف آج کا اخبار ہے جس میں لگ بھگ 22 سے زیادہ خبریں ان موضوعات کا احاطہ کی ہوئی ہیں۔ اب یہ روز کا معمول ہے، کوئی ان خبروں کو پڑھنا نہیں چاہتا، ہر شخص سرسری ہیڈ لائن پڑھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب انسان کی اموات تماشا بن چکی ہیں۔ مادیت پرستی کے دور نے ہمیں بے حسی کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ ہم یہاں بھی قناعت پسند نہیں رہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ بے حس ہو جانے کی دعائیں مانگنے لگے ہیں تاکہ کم از کم اپنی زندگی کو تو موت سے دوچار ہونے سے بچا سکے۔ دیکھیے، پھر اخبار کی دکھ آمیز خبروں نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا، جبکہ آج میرا سنجیدہ کالم لکھنے کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ دیکھیے، ناراض نہ ہو تو صرف 2 خبریں، اور جن کو اگر میں اس کالم میں جگہ نہ دوں تو انسانیت کی توہین ہوگی۔ سب سے اہم خبر لیاقت آباد کے معمر ترین مہتاب خان کی پولیس اہلکاروں کے تشدد کے ہاتھوں ہلاکت کی ہے۔ معمولی سا بھتہ نہ دینے کے جرم میں یہ بزرگوار موت کے منہ میں جا پہنچے۔ ان کا حال ہی میں دل کا آپریشن ہوا تھا۔ دیگر دکانداروں کے منع کرنے کے باوجود یہ پولیس کی زیادتی کا نشانہ بن گئے۔ ان کے پسماندان میں بیٹوں کے علاوہ 9 عدد بیٹیاں ہیں۔ کراچی کی پولیس، اب یا میں چھوڑتی ہوں یہاں سے تھوڑا سا، اور ایک خبر کا اور ذکر کروں گی۔ ایک مسئلہ ذیل پاک سیمنٹ فیکٹری کے بے روزگار ملازمین کا ہے، جو گزشتہ 40 روز سے مختلف اخبارات کی زینت بنتا رہا ہے، اور اب نوبت ان ملازمین کے اہل خانہ کی فاقہ کشی تک جا پہنچی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس فیکٹری کی بندش کا حل نکال کر کب ان فاقہ کش خاندانوں کو بھوک و مفلسی سے نجات دلاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ چھوٹا سا ایک کالم تھا، اور اگر اجازت دیں گے تو میں ایک نظم پڑھوں گی۔